भारत सरकार द्वारा लगातार 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको उत्कृष्ट लेखन के लिए CSR गोल्डन अवार्ड 2007, भामाशाह पुरस्कार 2004 एवं रानी लक्ष्मीबाई समर्पण समाज गौरव सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अब मैं आपको मंच पर बुलाना चाहूंगी उद्बोधन। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं। आज के इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे श्री मदन लाल दूधवाल साहब, विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान डॉक्टर सुमन मौर्य जी, श्रीमती अनीता मेहरा जी, श्री श्याम मोहन व्यास जी, श्री राजीव कुमार जैन साहब, आदरणीय बारूपाल सर, माल्या साहब, अनिलवाल जी और अन्य सभी मंचासीन अतिथिगण, साथियों, प्रतिभागीगण। मैं अपनी बात की शुरुआत करूं उससे पहले मैं इन दोनों बच्चों की प्रशंसा करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे परिचय में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शब्द जोड़ा गया था, तो साक्षात किया इन दोनों बच्चियों ने। जिस तरह से संविधान की प्रस्तावना में पूरा सार संविधान का रखा गया, उसी तरह से हम गणतंत्र दिवस समारोह क्यों मना रहे हैं, उसका पूरा सार इन दोनों बच्चों ने बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि इन बच्चों के सम्मान में हम उत्साहवर्धन के रूप में तालियां। जैसा इन बच्चों ने हमें परिचय कराया कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ, तो हमारे लिए यह दिन अति महत्वपूर्ण है। मैं इसी लाइन से अपने उद्बोधन की शुरुआत करता हूं और ये कहता हूं कि वास्तव में हमारे देश की स्वतंत्रता का आत्मसातीकरण और उस स्वतंत्रता को वास्तविक रूप से अनुभूत करने का दिन हमारे लिए ये गणतंत्र दिवस है। क्योंकि स्वतंत्रता की अनुभूति तब तक नहीं हो सकती जब तक उस देश का अपना संविधान नहीं हो, उस देश का अपना कानून नहीं हो, वो कानून ना हो जो उस देश के अपने लोगों द्वारा बनाया गया। मैं नमन करना चाहूँगा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को, जिन्होंने हमारे देश का एक सुंदर और दूरदर्शी संविधान दिया। कहना चाहूँगा इस अवसर पर कि हमारी जो समकालीन राजनीतिक व्यवस्थाएं थी, आज उनकी क्या स्थितियां हैं। पाकिस्तान की बात करें तो हम देख रहे हैं कि यदा कदा मिलिट्री शासन आ जाता है। हम अफगानिस्तान की बात करें तो वहाँ टेररिज्म है। हम म्यांमार की बात करें, नेपाल की बात करें, श्रीलंका की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, तो स्थितियाँ क्या है। हमारे लगभग 7 या आसपास ही वो लोग स्वतंत्र हुए थे, लेकिन उनकी स्थितियाँ और हमारी स्थितियों में कितना अंतर है। कारण उनके पास डॉक्टर BR अम्बेडकर जैसी दूरदर्शी सोच वाले व्यक्ति नहीं थे और हमारे भारत के संविधान जैसी विरासत नहीं थी। इस कारण जो है वो राजनीतिक व्यवस्था खंडित हो गई और हमारे देश का जो विकास है आज चरम की ओर है। मैं कोट करना चाहूँगा ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर का एक कोट। उन्होंने कहा अपनी पुस्तक द जर्नी में कहा कि भारत के अंदर वो तमाम क्षमताएं और वो ऊर्जा है कि एक ये बड़ी शक्ति हो सके। वहीं हिलेरी क्लिंटन ने भारत के लिए कहा अब वो समय आ गया है कि भारत एक नई महाशक्ति के रूप में जाना जाएगा। क्या हम समझ सकते हैं इसका इंटरप्रिटेशन क्या है। हम भी तो उन्हीं देशों के साथ आजाद हुए थे जिन देशों की स्थिति आज हम देख रहे हैं कि क्या वहां पे शासन वास्तव में कोई और ही महाशक्ति कर रही है, लेकिन आज हमारे पास में अपना खुद का संविधान है। तो इंटरप्रिटेशन कहने का मतलब यह है कि हमारे पास में वो सोच, वो संविधान की विरासत थी जिसकी वजह से हम अपनी आंतरिक समस्याओं का निपटारा हम अपने स्तर पर कर सकते हैं। आज जो है हमारा विषय है सरकार की योजनाएं व हमारे कर्तव्य। मैं दूसरे वाले पार्ट से शुरुआत करता हूं
कि हमारे संविधान को जनरली ये कहा जाता है दिस इज लॉयर्स डॉक्यूमेंट, क्योंकि जब अधिकारों की बात आती है तो हम न्यायालय की शरण लेते हैं। माननीय पूर्व न्यायाधीश साहब बैठे हैं यहाँ पे, तो जनरली जो हम रेफर करते हैं संविधान को अधिकारों के संरक्षण के लिए, लेकिन हम उस समय ये भूल जाते हैं कि जिस संविधान में अधिकारों का उल्लेख किया गया है उसी संविधान में राज्य के लिए भी और नागरिकों के लिए भी कर्तव्यों का भी प्रावधान किया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल के रूप में, नीति निर्देशक के तत्व के रूप में जो है राज्य, जिसको पॉलिटिकल साइंस को अलग रूप में परिभाषित किया गया है, हम आम बोलचाल की भाषा में राष्ट्र कह सकते हैं। राष्ट्र के लिए नीति निर्देशक तत्व के रूप में कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, वहीं मूल कर्तव्य के रूप में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कर्तव्य के रूप में नागरिकों के कर्तव्य क्या होंगे वो निर्धारित किए गए हैं। लेकिन हम जो राष्ट्र के कर्तव्य और नागरिकों के कर्तव्य की बजाय जब हम अधिकारों की ओर अधिक महत्व देने लगते हैं तो न्यायालयों के अंदर मुकदमों की संख्या बढ़ जाती है। मैं जिस महकमे में काम करता हूं इस बात को उसके उदाहरण के तहत समझाना चाहूंगा। आईपीसी की धारा 498 थी, जिसमें महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण और उनको अमानवीय अत्याचारों से बचाने के लिए और कुछ कानूनी प्रावधान किए गए। लेकिन अधिकारों की आड़ में जब उन कानूनों का दुरुपयोग होने लग गया तो सुशील कुमार शर्मा बनाम भारत संघ 2005 के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय ने जो है वो कुछ निर्णय दिए, उसके आधार पर 498A आया, जिसमें कि जमानत का प्रावधान किया गया। उसी तरह से घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 आया, ताकि जो 498 की वजह से जो मुकदमों की वजह से जो घरों के अंदर जो विघटन हो रहे थे, जो घर टूट रहे थे, उनको वापस बसाया जा सके। देखिए यहाँ पे किस तरह से हम कर्तव्यों को भूल गए। एक पति का अपने पत्नी के प्रति, पत्नी का अपने पति के प्रति, माँ बाप का अपने बच्चों के प्रति, बच्चों का अपने माँ बाप के प्रति। जब हम कर्तव्यों से दूर हो गए और जब अधिकारों के रूप में, चाहे हम राइट टू रेजिडेंस की बात करें, राइट टू न्यूट्रिशन की बात करें, राइट टू चाइल्ड कस्टडी की बात करें, राइट टू कंपनसेशन की बात करें, उसके तहत हम आगे बढ़ गए न्यायालयों की तरफ। लेकिन हमें एक दूसरे के प्रति क्या हमारे कर्तव्य हैं वो हम भूल गए, तो वापस वो मुकदमों की संख्या बढ़ गई और हमेशा हम सरकार की तरफ देखने लगे कि इसमें सरकार हमारे लिए क्या कर सकती है। मैकाइवर ने कहा कि कानून की सीमा घर की दहलीज तक है। कानून घर की दहलीज के अंदर काम नहीं कर सकता। हमारे पुराना सामाजिक परिवेश, हम घर के जो समस्याएं हैं वो घर में सुलझा लेते थे, लेकिन आज वो स्थितियां नहीं है। यानी हम अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य है वो भूल गए। उस वजह से जो है सामाजिक विकृतियां और कानूनों का दुरुपयोग प्रारंभ हुआ। तो ये हमारे इस सब्जेक्ट के परिप्रेक्ष्य में, अब मैं मूल अपने विषय पर आता हूं कि हम जनरली समाज में देखते हैं कि जब हमारे यहाँ कोई लड़का पैदा होता है तो किस तरह से खुशियों का महिमा मंडन किया जाता है, और लड़की जब पैदा होती है तो किस तरह से मतलब निराशाजनक प्रतिक्रिया दी जाती है कि मतलब लड़की के प्रति अनिच्छा व्यक्त की जाती है। हालांकि अब परिवर्तन हो रहा है सोच में, लेकिन उसके पीछे कितने प्रयास करने पड़े वो अलग अपन बात करेंगे। 1961 से लेकर 2011 तक, अब देखिएगा 1961 से लेकर 2011 की जनगणना तक लगातार हमारे देश में लड़कों और लड़कियों के अनुपात में गिरावट आई, यानी कि लड़कियों की संख्या लगातार घटती चली गई। क्या ये संभव है कि प्रकृति द्वारा लगातार 1961 से लेकर 2011 तक प्रकृति ही निर्धारित करती रहे कि लड़कियों की संख्या घटती जाएगी? ऐसा कभी संभव नहीं है। लेकिन तकनीकी और संसाधनों के दुरुपयोग
और हमारी नकारात्मक सोच की वजह से हमने जो है अपने संसाधनों का, अपनी प्रतिष्ठा का अब और उनका दुरुपयोग किया। तो हमने जो लड़की के प्रति अनिच्छा की जो मानसिकता है, जो विकृति है, उसका जो है रोपण हमने समाज में किया। और हम देखते हैं कि 2011 की जनगणना में 1000 लड़कों पर पूरे अखिल भारतीय स्तर पर जो आंकड़ा था, 1000 लड़कों पर 0 से 6 साल के आयु वर्ग का अनुपात 918 था। राजस्थान की स्थिति उससे भी खराब, 888। 1994 के अंदर इन चीजों को रोकने के लिए, सोनोग्राफी मशीन का दुरुपयोग रोकने के लिए पीसीपीएनडीटी कानून आया, जिसमें 2003 के अंदर संशोधन हुआ। आप सबने महसूस किया होगा कि जब हम सोनोग्राफी के लिए जाते हैं तो हमारी आईडी रखी जाती है। आईडी लेते हैं सभी। तो उसके पीछे कारण ये है कि हमने जिस सोनोग्राफी मशीन को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए उपयोग में लिया जाना था, उसका दुरुपयोग शुरू कर दिया। यानी गर्भ के समय ये चेक किया जाने लग गया कि लड़का है या लड़की है। अगर लड़की है तो उसका गर्भपात करवाया जाने लग गया। इस तरह की विकृति शुरू हो गई। इस वजह से जो है कानून आया और कानून के तहत ये जो है अपराध घोषित किया गया पीसीपीएनडीटी कानून के तहत। अब आप देखिए, कानून आया 1994 में, लेकिन मैंने बताया 1994 में कानून आने के बाद भी 2011 तक भी जो है लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है, जिसको CSR चाइल्ड सेक्स रेशियो कहते हैं, शिशु लिंगानुपात, तो घटता चला गया। यानी कानून का भी दुरुपयोग होने लग गया। इसलिए इस चिंताजनक स्थिति को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजना 2015 में लॉन्च की। तो अब राजस्थान के पर्सपेक्टिव में हम बात करें तो उसका मुख्य उद्देश्य था कि समाज के अंदर हम सामाजिक जो परिवर्तन है उसमें सकारात्मक सोच लाएं और जो बेटियों के प्रति जो सोच है उसमें बदलाव लाएं और उतना ही महत्व दें बेटियों के जन्म को भी, कि जो है जिस तरह से हम लोग सेलिब्रेशन लड़कों के लिए करते हैं उतना ही सेलिब्रेशन की हकदार हमारी बेटियां भी। तो नतीजा ये हुआ कि 2015 में जब हमने योजना किया, 2022 आ गया है, तो 888 का जो आंकड़ा था 2011 में, आज वो आंकड़ा बढ़कर हमारे राजस्थान का 946 हो गया। तो हमारे लिए ये सकारात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। अब बात हुई कि हम ये देखते हैं कि इसमें सरकार क्या कर सकती है। जनरली हमारी यही मानसिकता रहती है कि हम हर मुद्दे पर सरकार की तरफ देखते हैं। सरकार भी जहाँ तक हर संभव हो सके, क्योंकि हमारा देश एक लोक कल्याणकारी राज्य है, तो लोक कल्याण की दृष्टि से सरकार भी अपनी तरफ से भरसक प्रयास करती है और उसके लिए उस लोक कल्याणकारी राज्य को धरातल पर लागू करने के लिए कई सारी सरकारी योजनाएं लाई जाती हैं। अब मैंने अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की बात करी, उसके तहत पूरे देश भर में मानसिकता परिवर्तन का कार्य किया जा रहा है और उसके सकारात्मक बदलाव भी आ रहे हैं। जैसा कि मैंने आंकड़ों के रूप में बताया कि हमारे यहाँ अब जन्म पर लिंगानुपात है वह 946 हो गया है। राज्य सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना। मुझे नहीं पता कितने लोग जानते हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जन्म से लेकर और कक्षा 12 उत्तीर्ण करने तक 6 चरणों में 50,000 रुपये की राशि बेटियों के नाम से जो है राज्य सरकार की ओर से देने का प्रावधान है। इसमें किसी भी जाति, धर्म, वर्ग, आय का कोई भी बाउंडेशन नहीं है, कोई बंधन नहीं है। अगर राजकीय अस्पताल या अधिस्वीकृत चिकित्सा संस्थानों में बच्ची जन्म लेती है तो 2500 रुपये की राशि पहले किस्त ऑनलाइन जमा करवाई जाती है। 1 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर और सारे टीकाकरण होने के बाद 2500 रुपये की दूसरी किस्त जमा करवाई जाती है। और राजकीय विद्यालयों में प्रवेश लेती है बच्ची तो पहली क्लास में 4,000 रुपये, 6th क्लास में प्रवेश लेने पर 5,000 रुपये, 10th क्लास में प्रवेश लेने पर 11,000 रुपये और 12th पास करने पर, लेकिन यहाँ 12th पास करने पर 25,000 रुपये दिए जाने का प्रावधान है। और इस तरह से टोटल 50,000 रुपये देने का 6 चरणों में प्रावधान है। सबसे अच्छी बात है कि ये ऐसी योजना है जिसमें
किसी भी सरकारी कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने। ये दायित्व दिया गया है सरकारी विभागों को कि उनको सारी जो भी डॉक्यूमेंट औपचारिकता है वो स्वयं को करनी होगी। जब जो है प्रसूता है या माता है जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती है तो सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सारा कंप्लीट करके ऑनलाइन उसके खाते में पैसा जमा करवाने की जिम्मेदारी चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की होती है। इसी तरह से हमने अब तीसरी किस्त जो है इस साल प्रारंभ होगी। 2016 में योजना शुरू हुई थी और इस योजना को बनाने में काफ़ी सारा काम मैंने किया था। तो आज हम ये देखते हैं जब ये योजना शुरू हुई थी 2016 में, आज तक करीब 26 लाख बालिकाओं को राजस्थान में हमने लाभान्वित किया है। अब जैसे लाइफ साइकिल आगे बढ़ता है तो काफ़ी सारी ज़रूरतें होती हैं, तो उसमें सरकार क्या सहयोग कर सकती है उसमें हम आगे बात करते हैं कि आज डिजिटल लिटरेसी का समय है, कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य है, तो विभाग की ओर से काफ़ी सारी ऐसी योजनाएं भी चलाई जा रही है। मैं चूँकि महिला अधिकारिता महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित हूँ तो इसलिए मैं उन्हीं योजनाओं की बात करूँगा आधिकारिक रूप से। तो इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन एक अम्ब्रेला स्कीम है। उसके तहत कंप्यूटर लिटरेसी के कोर्स करवाए जाते हैं। 3 महीने का लगभग 132 घंटे का कोर्स RSCIT का जो कोर्स होता है वो RKCL के पूरे राजस्थान के डिफरेंट सेंटर्स है उसके माध्यम से करवाया जाता है। हर साल हम अखबार में विज्ञप्ति जारी करते हैं, हमारी वेबसाइट के ऊपर सारी डिटेल्स होती है और उसके तहत हम आवेदन मांगते हैं। मेरिट बनती है जिसमें SC, ST और विधवा परित्यक्ता ऐसी महिलाएं हैं उनके बच्चियों को हम प्राथमिकता देते हैं। और इसी तरह से जो है जो कंप्यूटर लिटरेसी के अलावा जो फाइनेंशियल लिटरेसी है उसके कंप्यूटर कोर्स, इंग्लिश स्पोकन कोर्स, इनकी जो हम लोग अलग अलग कोर्सेज करवाते हैं उसका विज्ञापन नेक्स्ट मंथ जारी होगा। तो अगर आपसे संबंधित इस तरह हो तो आप जरूर अप्लाई करें, फिर मेरिट बनेगी। पूरे हर डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट बनती है, हम अलग अलग सेंटर्स उनको अलॉट करवाते हैं। तो ये कोर्सेज हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है राज्य सरकार की ओर तरफ से आयोजित करवाए जाते हैं। अब देखिए जनरली क्या है कि पारिवारिक आर्थिक परिस्थितियों की वजह से जो है बच्चियाँ बीच में पढ़ाई छोड़ देती हैं, तो जनरली 10वीं या 12वीं के आसपास ये गैप आता है। तो उनको स्टेट ओपन स्कूल के माध्यम से पत्राचार कोर्स के द्वारा जो है घर बैठे ही हम स्कूल शिक्षा पूरी करवा सकें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए। तो हमने हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में शिक्षा सेतु एक योजना संचालित है जिसके तहत सारी फीस और जितना भी वो लिटरेचर सामग्री का जो भी खर्चा है वो विभाग वहन करता है और स्टेट ओपन स्कूल के माध्यम से हम उनके फॉर्म भरवाते हैं और घर बैठे बैठे ही उनका जो है पूरा शेड्यूल स्टेट ओपन जारी करता है और बिना स्कूल में जाए पत्राचार कोर्स के माध्यम से वो 10th और 12th का हम लोग कोर्स उनको करवाते हैं। अभी 15 जनवरी को ही उसकी लास्ट डेट क्लोज हुई है, तो ये एक प्रावधान है। अब हम बात करते हैं कि महिला स्वयं सहायता समूह जो है हमारे काफ़ी सारे काम करते हैं, तो उनको अपलिफ्ट करने के लिए, उनको असिस्टेंस देने के लिए उनको कुछ ऋण जैसी योजनाएं हैं, जैसा कि अभी सर ने भी बताई थी कि IM शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, उसमें जो महिला स्वयं सहायता समूह हैं उनको 50 लाख रुपए तक का ऋण और महिला स्वयं सहायता समूह के जो क्लस्टर्स हैं जिनको हम फेडरेशन कहते हैं उनके लिए 1 करोड़ रुपए तक के ऋण की व्यवस्था है, जिसमें अपने छोटे मोटे काम धंधे, लघु उत्पाद, अपने परिधान, हस्तकरघा, इस तरह के वो लोग काम कर सकें। उसमें SC, ST, विधवा परित्यक्ता इनके लिए 30% का जो है अनुदान राशि है, बाकी अन्य वर्ग के लिए 25% का अनुदान राशि है जो कि विभाग वहन करता है और बैंक के माध्यम से वो ऋण राशि स्वीकृत करवाई जाती है और उनको इस तरह के काम धंधे से जोड़ने का प्रयास किया जाता है ताकि वो आत्मनिर्भर हो सकें। अब जो स्वयं सहायता समूह, महिला स्वयं सहायता समूह जो उत्पाद बनाते हैं उनको मार्केट उपलब्ध करवाने के लिए हमारे यहाँ हर जिले में अमृता हाट के नाम से बाजार भी लगाए जाते हैं, जिनको हम स्टॉल उपलब्ध करवाते हैं। उसमें उनको स्टॉल लगाने का 7 दिन का या 10 दिन का हमारा वो मेला आयोजित होता है, उसमें स्टॉल लगाने का, रहने का, आने जाने का किराया
सारा सब कुछ विभाग वहन करता है। जितना प्रॉफिट होता है, सारा का सारा जो प्रॉफिट है खुद उस स्वयं सहायता समूह का होता है। वो हम हर एक जिले के अंदर उनको प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाते हैं। अब ये चीज़ें हैं जो हम अलग अलग तरीके से विभाग की ओर से हम लोग आयोजित करते हैं। जैसा कि हमारी समर्पण संस्थान काफ़ी सारे सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए कार्य कर रही है, तो ऐसे ही एक योजना विभाग में चलाई जा रही है, सामूहिक विवाह नियमन एवं अनुदान योजना। देखिए, दहेज की विकृति और आजकल शादी विवाह में होने वाले जो अत्यधिक व्यय को रोकने के लिए विभाग द्वारा सामूहिक विवाह नियमन एवं अनुदान योजना चलाई जा रही है, जिसमें कि कम से कम 10 जोड़ों का विवाह विभाग की ओर से ये है, नॉर्म्स में है कि कोई संस्थान, कोई भी गैर सरकारी संस्थान अगर कम से कम 10 जोड़ों का विवाह करवाती है तो 15,000 रुपये पर जोड़े के हिसाब से उस कपल को, यानी उस जोड़े को, और 3,000 रुपये उस आयोजन करने वाली संस्था को, यानी कि टोटल 18,000 रुपये की राशि पर जोड़े के हिसाब से विभाग द्वारा दी जाती है। और 10 से अधिक जितने भी जोड़े होंगे उसके मल्टीप्लिकेशन के रूप में जो विभाग द्वारा जो राशि दी जाती है। तो इस तरह का आयोजन हम कभी प्लान करें तो जरूर अवगत करवाएं। हमारा जिला कार्यालय है कलेक्ट्रेट में, वहाँ आवेदन करना होगा और वो स्वीकृतियाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर वो है जारी करवाएगा। तो वो अनुदान का प्रावधान भी जो है हम वो विभाग की ओर से करते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो कि हम स्पॉन्सर करते हैं कि बालिका के जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए, उसकी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए, महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए, और फिर हम ये कहते हैं कि वो बालिकाओं को उनकी विवाह का खर्चा उठाने के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के तरफ से जुड़ी। अब बात आती है साहब घरेलू हिंसा या एट्रोसिटी, अत्याचार, उसके लिए सरकार की तरफ से क्या प्रावधान है। जनरली दिमाग में आता है कि 100 नंबर डायल कर दो या फिर पुलिस थाने में चले जाओ। तो उसको हमारे समाज के अंदर इस दृष्टि से देखा जाए नकारात्मक छवि होती है। अगर हम सही रूप में होते हुए अगर इस तरह की शिकायत दर्ज करते हैं तो समाज में, परिवार में एक नकारात्मक छवि बन जाती है और वो दोहरे अत्याचार की शिकार वो महिला होती है अगर सही होते हुए भी। तो उसके तहत अल्टरनेट व्यवस्था ये है कि इस तरह की आपके साथ में किसी भी तरह का कोई उत्पीड़न हो रहा है तो यूनिवर्सल वीमेन हेल्पलाइन 181 आप उस पर फ़ोन करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा हर एक ज़िले के अंदर सखी वन स्टॉप सेंटर जो है जिला अस्पताल या जिला अस्पताल के 2 किलोमीटर के रेडियस में वो इस तरह के संस्थान होते हैं जहाँ पे शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। तो हम ये समझते हैं कि वहाँ पे अगर किसी भी तरह के उत्पीड़न की जो शिकार महिला अगर जाती है तो वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मेडिकल जो सुविधा है वो वकील, हमारा जो लीगल असिस्टेंस और अपना पुलिस असिस्टेंस, काउंसलिंग सेंटर 5 दिन तक वहाँ रहने की व्यवस्था भी है। तो अगर इस तरह केसेस रिपोर्ट होते हैं कि जिनके कुछ भी हम मदद करने का सोचे कि क्या ऑप्शन है पुलिस के अलावा, तो ये ऑप्शन है कि हर जिले के अंदर वन स्टॉप सेंटर, सखी वन स्टॉप सेंटर के नाम से अपने जयपुर के अंदर जयपुरिया हॉस्पिटल में अपराजिता वन स्टॉप सेंटर कार्यरत है। वो वहाँ हम लोग रेफर कर सकते हैं इस तरह का। और ये मैं बताना चाहूँगा कि जब निर्भया प्रकरण हुआ था तो राजस्थान वो पहला स्टेट है जिसने इस तरह का जो कंसेप्ट दिया और जयपुरिया हॉस्पिटल के अंदर जो अपराजिता सेंटर वो देश का पहला ऐसा सेंटर है जिसके आधार पर पूरे देश के सभी जिलों के अंदर सखी वन स्टॉप सेंटर भारत सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो ये कुछ योजनाएं हैं जो मैंने बताने का प्रयास किया। इसके अलावा और भी विभाग कई सारे कार्य कर रहा है जो हमारी वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध है। इसके अलावा मैं जालाना के अंदर अपने दफ्तर में अवेलेबल हूँ, जब भी आप कोई संपर्क करके योजना के बारे में जानकारी लेना चाहें। आज मैं अपने साथ कुछ लिटरेचर भी सर लेके आया हूँ माल्या सर, तो वो भी आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। अंत में कुछ पंक्तियाँ मैं कहना चाहूँगा क्योंकि कर्तव्य की बात आई है तो मुक्ति बोध की चंद पंक्तियाँ हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा कि हम कर्तव्य को जब तक अपने आप के साथ
नहीं करेंगे हम विकास की ओर अग्रसर नहीं हो सकते। तो मुक्तिबोध की चंद पंक्तियां हैं। गहन सघन मनमोहक वंतर, गहन सघन मनमोहक वंतर मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे वो आते हैं। अभी कहाँ विश्राम पड़ा ये मूक निमंत्रण चलना है, अभी तो मिलो मुझको मिलो मुझको मिलो मुझको चलना है। यानी हम विकास के पथ पर तभी अग्रसर हो सकते हैं, तभी हमारा राष्ट्र अग्रसर हो सकता है, जब हम अपने कर्तव्यों के बीच में सामंजस्य और संतुलन बनाएंगे। तभी शायद हम आज के इस गणतंत्र दिवस को सही रूप में साक्षात कर पाएंगे। आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के सब्जेक्ट सरकारी योजनाएं व हमारे कर्तव्य में आपने अपनी नॉलेज और व्यूज हमारे साथ शेयर करें।